तो नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहले देखेंगे हम पाठगत प्रश्न यानी पाठ के बीच बीच के प्रश्न। पहला प्रश्न है, अनाज दाल फल सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? इसका उत्तर है अनाज से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिससे क्या मिलती है? ऊर्जा। दालों में प्रोटीन होता है, ठीक है ना, प्रोटीन प्राप्त होता है दालों से। और फलों सब्जियों से विटामिन, खनिज, मिनरल्स और कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जैविक और अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं? तो जैविक रोग, कीट और निमेटोड तथा अजैविक कारक सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंडा, पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो जाता है और फसल नष्ट हो जाती है। इन दोनों कारकों के संयुक्त प्रभाव निम्न प्रकार है। कीटों का संक्रमण, अनाज के भार में कमी, खराब अंकुरण क्षमता, गुणवत्ता में कमी, बदरंग हो जाना और बाजार मूल्य में कमी हो जाना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है? तो ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण चारे वाली फसलों के लिए लंबी और सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है। अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त है ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती है। चौथा प्रश्न है, वृद्ध पोषक क्या और इन्हें वृद्ध पोषक क्यों कहते हैं? तो पौधों में अनेक पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को क्या कहते हैं? वृद्ध पोषक कहा जाता है। चूंकि इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ती है, इसलिए इन्हें वृद्ध पोषक कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना पोषक हवा, पानी, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। हवा से कार्बन ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन और मिट्टी से अन्य पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं और जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा जाइलम ऊतक के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। छठा प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। तो खाद की उपयोगिता इस प्रकार है, खाद मिट्टी को पोषक तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। अगला है, यह मिट्टी की संरचना में सुधार लाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने से सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं हो पाता। मृदा अपरदन में कमी आती है। खाद मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करती है। सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों के लिए भोजन प्रदान करती है। एंड उर्वरक का उपयोग क्या है? इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि, पत्तियां, शाखाएं, फूल होती है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे होते हैं। उर्वरक कहाँ? लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। उर्वरकों के उपयोग के द्वारा कम समय में अधिक उत्पादन होता है, परंतु यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय बाद हानि पहुंचाते हैं। उर्वरकों के लगातार प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती तथा सूक्ष्म जीवों तथा भूमिगत जीवों का जीवन चक्र भी अवरुद्ध हो जाता है। मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो जाती है, जिससे सूखी चूर्ण की तरह होने से मृदा अपरदन बढ़ती है। सातवां प्रश्न, कौन सी परिस्थिति निम्नलिखित में से सबसे अधिक लाभ होगा और क्यों? किसान उच्च कोटि के बीज का उपयोग करे, सिंचाई ना करे अथवा उर्वरक का उपयोग न करे। बी है, किसान सामान्य बीजों का उपयोग करे, सिंचाई करे तथा उर्वरक का उपयोग करे। सी है, किसान अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग करे, सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे तथा फसल सुरक्षा की विधियां अपनाए। इन सब में सही उत्तर हो जाएगा सी। किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करे, सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे तथा फसल सुरक्षा की विधियां अपनाए। केवल इसी परिस्थिति यानी सिचुएशन से अधिक लाभ होगा, क्योंकि उच्च कोटि के बीज होने पर भी जब तक सही तरीके से सिंचाई, उर्वरक का प्रयोग और फसल की सुरक्षा नहीं दी जाए तो उत्पादकता में प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। आठवां प्रश्न है, फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जीव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है? तो पीड़कों पर नियंत्रण के लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्म काल में हल से जुताई की जाती है। गहराई तक जुताई करने से खरपतवार तथा पीक नष्ट हो जाते हैं। यह एक प्रकार की निरोधक विधि है। जैव नियंत्रण विधि में जानबूझकर कीटों या अन्य जीवों का उपयोग किया जाता है, जो खरपतवार को नष्ट कर देते हैं, खाकर नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना, खरपतवार को खाकर नष्ट कर देते हैं। जैसे प्रिंकले, पियर, कैक्टस उपयुक्त विधियां अच्छी है, क्योंकि यह पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, किसी अन्य पौधों और जानवरों को हानि नहीं पहुंचती है, यह सस्ता एवं सरल तरीका है तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है। 9% है, भंडारण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है? जैविक कारक जैसे कीट, कुंतक, कवक, चींचड़ी और जीवाणु। अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव होना। यह कारक उत्पादन की गुणवत्ता को खराब करते हैं, वजन कम कर देते हैं, अंकुरण की क्षमता कम कर देते हैं, उत्पादन को बदरंग कर देते हैं और यह सब लक्षण बाजार में उत्पादन की कीमत को कम कर देते हैं।
10वां प्रश्न है, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो इसका उत्तर है, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय विदेशी नस्लों और देशी नस्लों में संकरण कराया जाता है। जिसे विदेशी नस्लें हैं जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस में दुग्ध श्रवण काल लंबा होता है, जबकि देशी नस्लों में रेड सिंध, साहिवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। अतः इनके संकरण से एक ऐसी जाति प्राप्त की जाती है इसमें दोनों प्रकार के अच्छी गुण जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता व लंबा दुग्ध स्राव काल होंगे। 11% निम्नलिखित कथन की विवेचना कीजिए। रुचि करेगी भारत में कुक्कुट अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले प्रोटीन आहार में परिवर्तन करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। इसका उत्तर है, पाल्ट्री फॉर्म में कुक्कुट ऐसे कृषि उत्पादों को आहार के रूप में प्रयोग करते हैं जो मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, जैसे चावल के दाने, ज्वार, बाजरा आदि के दले हुए दाने। कुक्कुट इन्हें खाकर अंडों और मांस में संश्लेषण कर देते हैं जो उच्च कोटि के पशु का प्रोटीन होते हैं। 12% पशुपालन और कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में क्या समानता है? तो पशुपालन और कुक्कुट पालन के प्रबंधन में निम्नलिखित समानताएं हैं। उचित सफाई तथा आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। उनका आवास छायादार और रोशन युक्त होना चाहिए। आवास का फर्श है वो ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ व सूखा रहे। उचित आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए ताकि वायरस, बैक्टीरिया, कवक से होने वाली बीमारियों से सुरक्षा हो सके। तापकरण नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उससे बचाव तथा रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव करना चाहिए। 13वां ब्रोलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है? इनके प्रबंधन के अंतर को भी स्पष्ट करें। तो इधर लेफ्ट साइड है ब्रोलर और इधर है लेयर। मांस के लिए ब्रोलर को पाला जाता है, अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी का पालन किया जाता है। इनके आहार में प्रोटीन, वसा प्रचुर मात्रा में होती है। विटामिन ए और के की मात्रा अधिक रखी जाती है। लेयर के आहार में विटामिन, खनिज तथा सूक्ष्म पोषक होते हैं। इनकी मृत्यु दर कम होती है जबकि इनकी मृत्यु दर ब्रोलर से अधिक होती है। चौथा है, इनकी वृद्धि तीव्र गति से होती है। 6 से 7 हफ्तों के बाद इनका उपयोग मांस के रूप में किया जा सकता है। यह 20 हफ्ते की उम्र में अंडे दे सकती है। और 5वां, इन्हें अधिक स्थान व प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है जबकि इन्हें वृद्धि के लिए अधिक स्थान व प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 14, मछलियां कैसे प्राप्त करते हैं? तो मछलियां प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं। मछलियों के जल स्रोत जल तथा ताजा जल यानी अलवणीय जल है। अलवणीय जल नदियों, नहरों और तालाबों में होता है। अगला है मछली पालन, अतः मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल पारिस्थितिक तंत्रों में किया जा सकता है। 15% है, मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ है? तो निम्नलिखित लाभ है। इस प्रक्रिया में देशी तथा आयातित प्रकार की मछली एक साथ रहती है। एक ही तंत्र में, एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है। ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिसके आहार के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन न हो तथा उनके आहार अलग अलग हो। तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो सकता है, जैसे कटला जल की सतह से, रेहू तालाब के मध्य से और मरगल तथा कॉमन कॉर्प तालाब की तली से भोजन लेती है। ग्रास को पर खरपतवार खाती है। अतः यह मछलियां साथ साथ रहते हुए बिना स्पर्धा यानी कंपटीशन के अपना अपना आहार यानी भोजन ग्रहण करती है। इससे तालाब से मछली उत्पादन में वृद्धि होती है। 16% है, मधु उत्पादन यानी शहद उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से अच्छे गुण होने चाहिए? तो मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। इनमें मधु यानी शहद एकत्रित करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए, डंक कम मारे, निर्धारित छत्ते में काफी समय तक रहे और प्रजनन तीव्रता से करे। 17% है, चरागाह क्या है? ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है? तो चरागाह वह स्थान है जहाँ बहुत सारे फूलों की क्यारियां होती है जिसमें मधुमक्खियां फूलों से मकरंद और पराग एकत्रित करती है। चरागाह की पर्याप्त उपलब्धता मधुमक्खियों को अधिक मात्रा में शहद देती है तथा फूलों की किस्में मधु की गुणवत्ता और स्वाद को निर्धारित करती है। इसलिए जितने अधिक प्रकार के फूल होंगे उतनी ही किस्में मधु के स्वाद की भी होगी। अतः मधु उत्पादन का चरागाह से संबंध है। अब है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, वो थे पाठ्य नीति प्रश्न। पहला प्रश्न है, यहाँ पे आएगा फसल, ठीक है ना। फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करो जिसमें अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। ये पहला प्रश्न यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। ये फसल नाम है, ठीक है। फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करो जिसमें अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। ये पहला प्रश्न आपका। तो अधिक पैदावार प्राप्त करने की एक विधि फसल चक्र है। इस विधि में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार किसी खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्र क्रॉप कॉम्बिनेशन के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद दूसरी कौन सी फसल उगाई जाए ये नमी और सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो वर्ष में 2 या 3 फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि लगातार एक ही खेत में एक ही फसल उगाई जाए तो उसमें एक विशेष प्रकार के खनिज की कमी हो जाती है। यानी एक पौधा है
उसे क्या कुछ कुछ खनिज, स्पेशल खनिज चाहिए। बार बार एक ही फसल उगाएंगे तो वो सारा स्पेशल खनिज है वो ही ले लेगा, छोड़ेगा नहीं। तथा अनेक रोग और पीड़क फसल को नष्ट कर देते हैं, जैसे मक्का, सरसों, धान और गेहूं आदि। दूसरा प्रश्न है, खेतों में खाद और उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं, आइए। तो खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग करने पर मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अतः खाद व उर्वरक का उपयोग करने पर मिट्टी में वांछित पोषकों की पूर्ति हो जाती है तथा उत्पादन अधिक होता है। तीसरा प्रश्न है, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र से क्या लाभ है? तो अंतरा फसलीकरण से लाभ, मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहती है। इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। दो भिन्न प्रकार की फसल आसानी से बोई तथा काटी जा सकती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है या बढ़ती है। दो भिन्न प्रकार की फसलों को पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न भिन्न होने के कारण पोषकों के अधिकतम उपयोग होता है। और प्राकृतिक संसाधनों, सूर्य का प्रकाश, भूमि तथा जल का अच्छा उपयोग होता है। श्रम यानी मेहनत और समय की बचत होती है, मृदा अपरदन नहीं होता है। अगर इसमें इसी प्रश्न में फसल चक्र के क्या लाभ है? इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, मिट्टी में किसी खास प्रकार के पोषक तत्व की कमी नहीं होती। दलहनी फसलों बोने से मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। दलहनी है ना, दाल वगैरह, ठीक है ना, दाल मटर आदि, ठीक है। फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। फसलों में रोग, वृद्धि तथा पीड़कों से संक्रमण में कमी आती है। फसल की उर्वरता बढ़ने पर उत्पादन अच्छा होता है। चौथा प्रश्न, आनुवंशिक फेरबदल क्या है? कृषि प्रणालियों में कैसे उपयोगी है? तो वह फसल जिसे वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त जीन को प्रवेश करवाकर विकसित किया गया हो, आनुवंशिक रूपांतरित फसल कहते हैं। यह कृषि प्रणाली में निम्न कारकों में के लिए उपयोगी है। उच्च उत्पादकता होती है इसकी, उन्नत किस्में होती है, जैविक और अजैविक प्रतिरोधी होती है, फसल में व्यापक अनुकूलता होती है। इसके परिपक्वन वह आएगा, ठीक है ना, परिपक्वन काल में परिवर्तन किया जा सकता है। फसल उगाने से कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा होता है। फसल में ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण लाने से अधिक उत्पादन होता है, जिसे अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त है। पांचवा प्रश्न है, भंडार गृहों यानी गोदामों में अनाज की हानि कैसे होती है? तो दो कारकों से होती है। पहला है अजैविक कारक, अनाज में उपयुक्त नमी का अभाव होना, भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी और तापमान का अभाव होना, वायु में आर्द्रता यानी नमी ज्यादा होना। दूसरा कारक है जैविक कारक, इसके अंतर्गत कीट, कुंतक, कवक, चींचड़ी और जीवाणु आदि होते हैं। ये जैविक कारक है, ये भी क्या है, प्रभावित करते हैं किसको? जब गोदामों में अनाज रखा जाता है तब, ठीक है। जैविक और जैविक कारक दो हो गए। छठा प्रश्न है, किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियां कैसे लाभदायक है? तो इस प्रकार निम्न प्रकार लाभदायक है। पशुपालन से दूध, मांस, अंडा आदि के उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। विदेशी नस्लों तथा देसी नस्लों में संकरण द्वारा अच्छी गुण वाली नस्लें प्राप्त की जाती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, लंबे जीवन काल वाली व लंबा दुग्ध स्राव काल वाली होती है। परिणाम स्वरूप दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। पालतू पशु के रहने के स्थान, भोजन और रोगों से सुरक्षा के लिए उपाय एवं साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। पशुपालन से क्या लाभ है? सातवां प्रश्न है। तो निम्नलिखित लाभ है, इनसे दूध के साथ साथ कृषि कार्य जैसे हल चलाना, सिंचाई तथा बोझा ढोने में मदद मिलती है। इन्हीं पालतू पशुओं के अपशिष्ट से खाद बनाई जाती है। नस्लों में सुधार होने के कारण दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। अच्छे गुणवत्ता वाले मांस, रेशे, चमड़े इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। मधुमक्खी से मधु तथा मोम मिलता है। भेड़ बकरियों से हमें ऊन मिलता है, जो सर्दियों में हमें ठंड से बचाता है। आठवां प्रश्न है, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन में क्या समानता है? तो यह समानता निम्नलिखित है। पहली है वैज्ञानिक तरीके से देखरेख तथा प्रबंधन करना। दूसरी है सर्वोत्तम नस्लों का उपयोग करना ताकि उत्पादन अधिक हो तथा उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हो। नौवां प्रश्न है, प्रग्रहण मत्स्यन, मेरिकल्चर तथा जल संवर्धन में क्या अंतर है? प्रग्रहण मत्स्यन है ना, कैप्च्योर फिशिंग, ताजा जल तथा समुद्री जल जैसे प्राकृतिक स्रोतों से मछली पकड़ना क्या कहलाता है? प्रग्रहण मत्स्यन कहलाता है। इस प्रकार के जल स्रोत तालाब, नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि है। और मेरिकल्चर है, कुछ आर्थिक महत्व वाली मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन किया जाता है, जिसे मेरिकल्चर कहते हैं। इसमें प्रमुख है मूलेट, भेटकी तथा पर्ल स्टॉप, कवचीय मछलियां, झींगा, ओयस्टर, साथ ही समुद्री खरपतवार। तीसरा है जल संवर्धन, यह ताजा जल तथा समुद्री जल दोनों में किया जा सकता है। मेरिकल्चर जल संवर्धन का ही एक प्रकार है, ठीक है। ये थे इतने प्रश्न। इसी के साथ आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।